प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं कैप्टन राघवेंद्र विक्रम सिंह साहब। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने प्लेटफॉर्म पे जी, मैं आमंत्रित करने के दर्शकों को लिए। बताना चाहूँगा, कैप्टन साहब पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से आर्मी में थे। उसके बाद आपने एज़ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काफ़ी सर्विसेज़ दी उत्तर प्रदेश में ही और रिटायर होकर। पर चूँकि क्या है, इनका पढ़ने-लिखने और नज़र रखने पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रहता है। तो सर अपने आप को काफ़ी अवेयर रखते हैं और डिफेंस में और हमारी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ को देखते हुए पर्टिकुलरली जो भारत के लिए लाभदायक हैं या भारत को जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर सर की नज़र रहती है और सनातनी धारा के अपने हमारे बहुत सम्माननीय हैं। आप इनके लेख दैनिक जागरण, अमर उजाला में लगातार पढ़ते होंगे। सर के कॉलम्स वहाँ पर आते रहते हैं, हर हफ्ते आते रहते हैं। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए सर। मैं शुरू करना चाहूँगा आपसे एक विषय है सर और बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है कि हिंदू जो है भाईचारा निभाता रहता है और चारा बन जाता है। यह कार्य हमने 47 से पहले भी देखा और सबसे बुरा हाल जो हुआ, वो पाकिस्तान पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, उसमें जो 2 हमारे हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग छूट गए वहां पर। उनको बस जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था महात्मा गांधी से कि आपने हमको भेड़ियों के हवाले कर दिया, क्योंकि वो पूरा इलाका पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था और बहुत सारे एरियाज थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उनको दे दिया गया रेड क्लिफ लाइन और अलग अलग के माध्यम से। और ब्रिटिशर्स ने तो भारत को काट ही दिया कि कोई ट्रेड रूट न रहे भारत के पास। पर अगर मैं सनातनियों की बात करूं सर, तो वहां पर क्या हाल है और क्या होना चाहिए और क्या हुआ वहां, ये आपसे हम जानना चाहेंगे सर। जी। संदीप जी, ये जो इशू है ये हमारा 1947 के पहले से चला आता है, जबकि आपने भारत का विभाजन स्वीकार किया, बंटवारा स्वीकार किया। पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश, 2 देश हो जाएंगे। ये ब्रिटिशर्स की योजना थी भारत को बांटने की, और जिन्ना के तौर से उनको एक कन्वीनियंट टूल मिल गया था। अब आप देखिए कि जो एरिया बटा, पंजाब, सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। उन लोगों ने कभी नहीं कहा था, एक मैनिफेस्टो भी नहीं है, एक डिमांड भी नहीं है कि पाकिस्तान बनाया जाए, हमको अलग देश बनाया जाए। पंजाब में यूनियन पार्टी का शासन था और उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम इशू को उभारने की, उसका एक मुद्दा बनाने की कभी भी कोशिश नहीं की। और यूनियन पार्टी के सामने मुस्लिम लीग चुनाव हार भी गई थी। फ्रंटियर प्रोविंस खान अब्दुल गफ्फार खान, वो कभी भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के यहाँ में जाना, बल्कि उन्होंने तीसरा ऑप्शन कहा कि हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, जिसके बारे में कांग्रेस सहमत नहीं हो पाई और ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव नहीं बना पाई कि अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट होने दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई उस क्षेत्र में। सिंध के बारे में भी यही स्थितियां थी। सिंध ने कभी भी डिमांड नहीं की, बल्कि सिंध की विधानसभा में जब ये प्रस्ताव लाया गया तो खाली एक वोट से ये लोग मैनेज कर पाए पाकिस्तान के साथ जाना, सिर्फ एक वोट से, वो भी दुनिया भर के दबावों के बनाने के बाद। तो पाकिस्तान का जो आज पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा है, उसने कभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की थी। पाकिस्तान की डिमांड करने वाले लोग थे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के और पंजाब, आप ले लीजिए, इस सब क्षेत्रों के मुस्लिम, जागीरदार जमींदार मुस्लिम। यह इतिहास की बात है, एस्टेब्लिश फैक्ट है। और ये लोग पाकिस्तान बन जाने के बाद कुल मिलाकर के मात्र 18% लोग ही यहाँ से गए टोटल मुस्लिम आबादी का। तो अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान बनवा करके देश आपने ले लिया, उसमें 100 में से 18 लोग ही गए पाकिस्तान के लिए, बाकी सब यहीं कहीं रह गए। तो आज की जो हम देखते हैं, जो मुस्लिम समाज है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में या भारत में, इन लोगों ने यहाँ तक कि चेन्नई, मद्रास, उसमें मद्रास कहते थे, वहां पर भी 100% सीटें गई थी मुस्लिम लीग को, जबकि उस क्षेत्र के पाकिस्तान में शामिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो कैसे पाकिस्तान हो जाता?
सबसे बड़ी भूमिका इसमें थी पूर्वी पाकिस्तान की, जिन्होंने कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। पूर्वी पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण ही पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आगे चला। तो ये तो खैर भारत विभाजन के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया आपको। अब आप ये बताइए, जो ये करंट आज की तारीख से ये इश्यू इतिहास का हिस्सा ये रिलेटेड क्यों है? क्यों जोड़ने की कोशिश मैं कर रहा हूँ? मैंने करीब 6 महीने पहले एक लेख लिखा था इस विषय को लेते हुए कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदू समाज छूट गया है और चाहे वो आज बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी थी? उनको सुरक्षित करना, या अगर नहीं आप सुरक्षित कर पा रहे हैं तो भारत में ले आना है, या उनके लिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था करना किसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सुरक्षित रहें? आप देखिए कि सीएए का कानून लाया गया, जिसका बहुत विरोध हुआ और वो अनायास का विरोध था। इस विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था कि उसमें उन प्रताड़ित क्षेत्रों के हिंदुओं को जो भारत में आ गए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। तो सीए एक तरीके से प्रकारांत से ये स्वीकार करता है, उन क्षेत्रों में जो हिंदू समाज के लोग छूट गए हैं, उनके प्रति हमारी ज़िम्मेदारी बनती। जो आ गए हैं उनको नागरिकता देने वाली बात है और उसमें कुछ तारीखें भी नियत की गई हैं, कट ऑफ डेट वगैरह, लेकिन चूँकि एक बार आपने दे दिया, तो फिर वो व्यवस्था आपकी आगे भी चलेगी। उसके साथ आप कट ऑफ डेट्स को चेंज कर सकते हैं, बदलते रह सकते हैं, वो एक प्रशासनिक इश्यू बन जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि अब ज़िम्मेदारी जो सीए के बाद भाजपा सरकार के आने के बाद इस ज़िम्मेदारी को महसूस किया गया है कि हमारी ज़िम्मेदारी है उनकी परवाह करना, जो परवाह हमने इतने वर्षों तक उनकी बिल्कुल नहीं की। तो अब ये इस बात को मौजू बनाता है कि हमें उनकी परवाह करनी चाहिए। आज की तारीख में सिंध के क्षेत्र में करीब 40 से 45 लाख हिंदुओं की आबादी। बांग्लादेश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, अभी भी आज की तारीख में भी। आप इनके बारे में सिर्फ ये सुनते होंगे प्रताड़ना की कहानियाँ, बेटियों के, महिलाओं के अपहरण की कहानियाँ और फोर्सिबली इनको जी। धर्म परिवर्तन कराने की कहानियाँ, मियाँ मिट्ठू टाइप के लोगों को आप सुनते हो। तो अब इनकी ज़िम्मेदारी किसकी थी? रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई भारत और पाकिस्तान के बँटवारे की, तो उस लाइन के उस पार छूट गए हिंदू समाज के ही लोग, जिनका कि कोई अपराध नहीं था कि बंगाल में रहना या पंजाब में रहना या सिंध में रहना कोई अपराध नहीं था। लेकिन जब आपने लाइन खींच दी, बाँट दिया उनको उस तरफ, तो उनकी ज़िम्मेदारी, इतनी बड़ी संख्या की आबादी की ज़िम्मेदारी को उठाने का काम इस देश की सरकार ने, नेहरू, गांधी ने क्यों नहीं? ये सवाल पैदा होता है कि आज़ादी का आंदोलन क्या था ये? किसके लिए था? ये आज़ादी किसके लिए माँगी जा रही थी? इस देश की जनता के लिए ही तो। क्या वो लोग जो 20% लोग पाकिस्तान में छूट गए थे, अब घट करके 1.5% 2% पे आ गए हैं। क्या वो भारत की जनता नहीं थे? क्या बांग्लादेश में जो लोग पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग छूट गए थे, 23% की आबादी, क्या वो इस देश की जनता नहीं थे? जब आपने हिंदू और मुसलमान की बात कह दी, तो वो तो आपके नागरिक हो गए। फिर आप उनको उस तरफ उनकी व्यवस्था करने वाले या उनके क्षेत्रों की व्यवस्था करने वाले या उन्हें अपनी तरफ ले आने वाले और इधर के लोगों को रवाना करने वाले आप ये कार्य क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बने आप? आपने पाकिस्तान की ओर जा रहे लोगों को रोक लिया, बस अड्डों पे रोक लिया, ट्रेनों से रोक लिया कि भाई क्यों जाते हो? तुमको बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ दी जाएगी। तो फिर आपने पाकिस्तान के साथ सहमति क्यों दी थी? अगर आप ये चाहते थे कि भाई मुसलमान यहीं पर रहें, यहाँ के भारत के मुसलमान, तो आपने पाकिस्तान की योजना के साथ सहमति क्यों दी थी? इसका कोई जवाब नहीं इनके पास, कोई जवाब ये देते ही नहीं। इन्होंने प्योरली मुसलमानों को इसलिए रोका कि हमारा वोट बैंक यहाँ पर बनेगा और उन हिंदुओं को आने से वो रेडिकली वो हिंदू हो जाएंगे, तो शायद हिंदू महासभा वगैरह को ताकत मिलने लगेगी और जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस हैं वो सशक्त होने लगेंगे। तो इस प्रकार की सोच इन लोगों की, ऐसा लगता है, ये बात कही तो नहीं गई, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रकार की सोच इन लोगों के मन में थी कि ऐसी स्थितियां न बन जाए कहीं। तो अब आप इस बात को लीजिए कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे कर सकते हैं? पहला तो ये था कि आप उनको अपने यहाँ ले आए। दूसरा ये था कि आप इस विभाजन को, विभाजित हिस्से को
आप अपने क्षेत्र में शामिल करें, आप देश की सीमाओं के अंदर ले आएं, क्योंकि वो क्षेत्र जिसमें कि हिंदुओं का वर्चस्व था, बड़ी संख्या में थे, वो जिले थे हमारे थरपाकर था, अमरकोट था, संघर था और मीरपुर खास, और भी हिंदू बिखरे हुए थे। लेकिन इन 4 जिलों को हम अगर ले आए होते, भारत का नक्शा आप देखेंगे तो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ एक पोर्शन ऐसे कट करके ऐसे ऐसे होता है, इस शेप में जाता है, ऐसे आकर के ऐसे कटता है। ये वही 4 जिले इसमें एडजस्ट होते हैं। तो अब उसको आप अपने क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया? क्यों आपने इस बात बांग्लादेश को वाला नहीं? हिस्सा सर, हाँ, बांग्लादेश वाला बांग्लादेश हिस्सा, में, वहां तो 20-20% हिंदू थे हाँ, उसमें मैं आता हूँ बाद में। तो सर। अब पाकिस्तान ने आपके ऊपर आज़ाद होते ही आक्रमण कर दिया। तो पाकिस्तान के आक्रमण हो जाने के बाद आपके सामने अवसर था, भाई युद्ध शुरू हो गया है, तो अब ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? कौन लोग ज़िम्मेदार हैं कि भाई अब आपने अगर युद्ध शुरू कर दिया तो आपने उन सीमाओं को आप नहीं मान रहे हैं। आप कश्मीर की सीमाओं को नहीं मान रहे हैं। तो जब युद्ध है, तो आपको किसने रोका था कि सिंध के उन क्षेत्रों की तरफ या करतारपुर साहब की तरफ अपनी सेनाओं को न लगाते आप? क्योंकि अब रक्षा सुरक्षा का मामला था, आक्रमण हो गया था। आक्रमण होने के बावजूद भी आप गांधी जी की नीतियों के तहत शांतिवादी मानसिकता के बने रहे। हमारी सेनाएं उस समय, हमारे पास 3.5 लाख सेनाएं थी, और जो बंटवारे के बाद जो सेनाएं पाकिस्तान में गई थी वो 1.5 लाख। दुगने का फर्क था, बल्कि दुगने से भी ज्यादा का फर्क था। कश्मीर में आपने कुल मिलाकर के इनमें से 30,000 सेनाएं लगाई, 30 से 35,000 के बीच में बस, कश्मीर युद्ध में। एक डिवीजन कश्मीर में, घाटी में, एक डिवीजन जम्मू साइड। उसके बाद बाकी सेनाएं बैठ करके आराम कर रही थी। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, बहुत लोड पड़ रहा है, बहुत बर्डन पड़ रहा है, और आपने जा करके प्रयास करके भाग दौड़ करके यूनाइटेड नेशन में जाकर के अपनी ही बढ़ती हुई सेनाओं के विरुद्ध युद्ध विराम ले लिया। नेहरू जी दुनिया के अकेले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने ही सेनाओं के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन में जाकर के युद्ध विराम लिया। आप सोचिए ये किस प्रकार के नेता हमारे आजादी के आंदोलन ने पैदा किए, किस तरीके के लोग ये निकल करके आए। क्या ये नेता थे? इस देश के लिए जिम्मेदारी का एहसास था इन लोगों में? हाँ जी। सर आपने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू थे और यहाँ से लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से मुसलमान जा रहे थे, और कई लोग वहां जाके फिर पाकिस्तान में लौट के यहाँ आ जाते थे। बहुत सारे शायर बड़े लोग भी थे जिनका पाकिस्तान बनवाने में बड़ी भूमिका रही, और नेहरू उनको लेकर वापस आए। यहाँ तक कि कोई कम्युनिस्ट नेता भी थे पाकिस्तान में, जिनका पाकिस्तान बनवाने में बहुत बड़ा रोल था। वो पाकिस्तान गए और वहां पे उनको जनरल ने पकड़ लिया, फिर वापस वो यहाँ पर आए, वहां पे भी उनको राजनीति में मिला। एक छोटी सी बात और सर, हाँ, लखनऊ में एक एग्जैक्ट यही बात है। घोषित कम्युनिस्ट हैं अमित मिश्रा जी, और जो हिस्टोरियन है इरफान हबीब, उनकी बेटी है समन हबीब। तो अमित मिश्रा जी और हाँ, समन हबीब पति पत्नी है, पर अमित मिश्रा बहुत ज्यादा ही, वो सिर्फ नाम के अमित मिश्रा हैं, बाकी कुछ हिंदूवाद उनमें है नहीं जरा सा भी। हम्म, तो हम्म, समन हबीब जो है वो एक प्रोग्राम करती थी सर, अभी भी शायद करती हैं कभी कभी, हम्म, कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से क्या कहते हैं, जो उनके रिश्ते रहे, आप बाद में भी रोटी बेटी का रिश्ता चलता रहा पाकिस्तान से, उन लोगों की हम्म, लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ी जाती 1 घंटे तक। 2 लोग पढ़ते हैं, हम्म, एक मैन पढ़ते हैं, एक इधर से पढ़ते हैं। तो ये चिट्ठियों का हम्म, आदान प्रदान 1970-80 तक चला है सर। पाकिस्तान से इतना फ्री फ्लो मोड चल रहा था कि रोटी बेटी का रिश्ता था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, वहां नहीं पसंद आ रहा था तो यहाँ जा रहे थे, यहाँ नहीं समझ में आ रहा था वहां चले जा रहे थे। ये पूरी फुल फ्रीडम मुसलमानों को थी यहाँ पर 60-70 तक, शायद ऐसा है, आप बेहतर बता हम्म। पाएंगे सर। ये हाँ, फ्रीडम नहीं वो हमारे बात हिंदुओं को ठीक कभी है। नहीं मिली। हाँ, वो 1971 के बाद काफी कुछ चीजें बदल गई। वो यहाँ पर देखिए, बेसिकली ये लोग सेकुलरिज्म से जैसे ब्याहे गए लोग थे, जैसे उनका विवाह हो चुका था सेकुलरिज्म से, कि सेकुलरिज्म सबसे बड़ा धर्म था इन लोगों का। ऐसा क्यों था? एक तरफ गांधी जी थे, क्योंकि इनकी पॉलिसी थी अपीजमेंट की। जब आप शांतिवादी सोच के शुद्ध रूप से आप हो जाते हैं, और बाकी आजादी के बारे में या अपने को असर्ट करने के अन्य टूल्स, अन्य माध्यमों को एकदम से शन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमें दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, बाजीगरी करने के लिए, हमें अपीजमेंट ही तो एक रास्ता बचता है। हम आपके ऊपर दबाव नहीं दे सकते, हम आपको धमका नहीं सकते,
हम आपको सेनाओं की ताकत नहीं दिखा सकते, हम आपको संख्या बल जो कहा जाए कि हिंसक नहीं है कि हिंसा की आशंका वाला संख्या बल नहीं प्रदर्शित कर सकते आपके सामने। तो हम अब अपीजमेंट ही तो बचा हमारे सामने। हम आपको अपीज करें, हम शांतिवादी हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपकी परवाह करेंगे, हम आपकी चिंता करेंगे, हम देखिए हम कितने शांतिवादी हैं। तो हम अपीजमेंट की जितनी कलाएं हो सकती हैं वो कलाएं हम दिखाएंगे। तो गांधी और नेहरू मूलतः अपीजमेंट के कलाकार थे। ये जितनी भी कलाएं ये दिखा सकते थे वो दिखा रहे। गांधी ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाकर के रहेंगे और तरह तरह के बयान, इस तरीके की बातें, और एक शुद्ध रूप से हिंदुत्व के विचार को नेगेट करना, अपनी संस्कृति को नेगेट करना, अपनी भाषा को नेगेट करना और उस दिशा में प्रस्थान करना जिसमें कि वो अपीजमेंट प्रसन्न होकर के रहें। देखिए साहब यहाँ पे कितना सेक्युलरिज्म है कि इनको हम नुकसान भी पहुंचा दिया, हमने इतने लोगों को मार भी दिया, उसके बाद भी इनका दिल जो है हमसे लगा हुआ है, हमारी मोहब्बत और अमन की आशाएं सब दुनिया भर की जो बाद में कॉन्सेप्ट चले। तो ये सब इसी पॉलिसी को लेकर के कि जब आप डेमोक्रेसी के इस पैटर्न में है जिसमें कि आप शांतिवादी किस्म की डेमोक्रेसी लेकर के चल रहे हैं, शुद्ध रूप से प्योरली शांतिवादी, इसका कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो अपीजमेंट ही आपका रास्ता होता है। आज की तारीख में भी आप देखिए, आज की तारीख में कास्ट कम्युनिटी, जात पातियों का अपीजमेंट का ही तो चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी की इस वर्तमान पैटर्न में जो कि समाज जाति पात में विभाजित होता चला रहा है, इन अपीजमेंट के पॉलिसीज के कारण उसका विभाजन और बढ़ता चला जाता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीजें होंगी और इन चीजों की शुरुआत हुई थी हमारी आजादी के आंदोलन से ही। जबकि आप इसको ये ले लीजिए कि जब गांधी जी ने 1900 कब की बात है, जब उन्होंने अनशन किया था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए, तो वहां पर गांधी जी का असली चेहरा बिल्कुल साफ साफ सामने दिख गया कि अपीजमेंट के लिए इतना कुछ ये कर रहे हैं कि अपनी महानता प्रदर्शित करने के लिए और अपीजमेंट के लिए। तो अब युद्ध चल रहा है, अब आप सोचिए युद्ध की स्थितियां हैं, युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थितियों में आप 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि माउंटबेटन ने आपसे आकर के कह दिया कि देखिए बापू, आपकी इज्जत और सम्मान के विरुद्ध आप जिस लिगेसी के लिए खड़े हुए, आप जिस जो आंदोलन आपने किया सत्य और अहिंसा के ऊपर, उस पर कितना बड़ा दाग पड़ रहा है कि ये लोग अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा लेजिटिमेट है वो नहीं दे रहे। माउंटबेटन का इंटरेस्ट क्या था, इसको भी समझ लिया जाए। इसको हमारे हिस्टोरियंस के बारे में बात नहीं करते हैं, मैंने किसी को बात करते हुए नहीं सुना। माउंटबेटन का इंटरेस्ट ये था कि वो असल में चाहते थे कि पाकिस्तान सरवाइव करे, जिंदा रहे और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाए, बल्कि पूरा कश्मीर चला जाए पाकिस्तान में, क्योंकि उनके इंटरेस्ट या वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट थे कश्मीर में अपने सैन्य अड्डों के लिए, पेशावर वगैरह सब क्षेत्रों में, और हमारा जो अक्साई चीन वगैरह का जो क्षेत्र था गिलगित बाल्टिस्तान का, उसमें उनके इंटरेस्ट थे कि भाई अमेरिकन और ब्रिटिशर्स जो कोल्ड वार का टाइम आ रहा था उसमें उनके सैन्य अड्डे होंगे और पाकिस्तान उनका स्टूज एक इस तरीके से देश बन करके खड़ा हो। तो उनका इंटरेस्ट प्योरली इसमें ये था। तो अब वो चाहते थे कि इस प्रकार का देश बन जाए। बंटवारे के पीछे एक मेन ताकत ये थी, और जिन्ना की कोई इतनी बड़ी हैसियत ताकत नहीं थी कि देश को बंटवा ले जाते, ब्रिटिशर्स की द्वारा बनाई गई योजना थी शुद्ध रूप से। तो अब मैं जो कह रहा था आपसे, क्या कह रहा था, मेन लाइन हमारी क्या चल रही थी? सर मेन हमारा ये चल रहा था कि पाकिस्तान में जो हिंदू थे हमारे, उनको जो है हाँ, नेहरू ने छोड़ दिया। जी अभी एक लाइन में मिस कर गया, तो ठीक है। तो अब इसको आप इस तरीके देखिए कि इन लोगों की अप्रोच क्या थी, हमारे गांधी जी और नेहरू की। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपने उनकी परवाह करने के बारे में नहीं सोचा, नहीं योजना बनाई। अब आप सोचिए कि उसी समय जब ये 1945-46 की बात हो रही, ब्रिटिशर्स भारत का उनकी योजना थी, 1941 में ये योजना लिखी गई थी कि भारत को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। तीसरा पार्ट कौन सा होना था? ये पूर्वोत्तर का जो हमारे जो राज्य हैं, ये आपके नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को लेकर के, और उसके साथ ही साथ म्यांमार में, आज उस समय बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा के चिन और काचिन राज्य, शान राज्य, इन 6 राज्यों को मिलाकर के, उस राज्य तो आज हो गई है, उस समय ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, हिल काउंसिल टाइप का। तो इनको लेकर के एक प्रोटेक्टरेट, संरक्षित राज्य की
योजना चल रही थी। उनके 2 गवर्नर्स ने इस योजना को बनाया, इस योजना को लिख करके परफेक्ट किया कि वे किस तरीके से इसे किया जाएगा। और ये वो क्षेत्र है जो कि इसमें ईसाई बहुत तेजी से अपना काम कर रहे थे, मिशनरीज अपना काम बहुत तेजी से कर रहे थे। तो उनका एम ये था कि एक ईसाई देश वहां पर क्रिएट हो जाए, जिसके बारे में शेख हसीना जी ने अभी 1 महीने पहले, आपको याद होगा कि इसके बारे में उन्होंने चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद ये बात कही जी, कि जी। एक योजना चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है इस क्षेत्र में, जिसमें बांग्लादेश की भी जमीन, हमारा भी क्षेत्र लिया जाना है, कि एक ईसाई देश बनाने की योजना है। तो ईसाई देश बनाने की योजना आज से नहीं, कोई अचानक अमेरिका ने नहीं सोच दिया या वेस्टर्न पावर से नहीं सोच दिया, ये ब्रिटिशर्स की योजना थी। एक प्रोटेक्टोरेट बनाने की योजना, एक संरक्षित क्षेत्र जो ईसाइयों के क्षेत्र का होगा और वो हिल एरिया को लेकर के एक देश बन जाएगा। और भारत में ईसाइयत के प्रचार के लिए एक बेस, एक मजबूत बेस के तरीके से हो जाएगा वो। यहाँ के मिशनरीज वगैरह ने भी इसके बारे में डिमांड उनसे की होगी निश्चित ही, तभी ये योजना अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने, आपकी जानकारी में, नेहरू वगैरह की जानकारी में ये योजना थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आजादी के आंदोलन के बाद जब ये कैबिनेट मिशन प्लान लेकर के आए, तो इसमें इन्होंने ये रखा था कि आसाम और पूरी पाकिस्तान या पूरी बंगाल, इसको एक ग्रुप में रख रहे थे, सी ग्रुप में। कैबिनेट मिशन प्लान थोड़ा सा आप पढ़ेंगे अगर इतिहास में तो आपको समझ आएगा। तो पहला तो हिंदू स्टेट्स हो गई, पूरा भारत हो गया। उसके बाद मुस्लिम स्टेट्स हो गई, जिसमें पश्चिमी एरियाज हो गए। पूरब के लिए इन्होंने सी ग्रुप किया था, इसमें असम और मुस्लिम एरिया, ये पूरी पाकिस्तान को एक साथ रखा था। लेकिन यहाँ वहां पर असम में गोपीनाथ बारदुलाई ने जबरदस्त तरीके से आंदोलन चला दिया, तो इसके कारण ये योजना फ्रस्ट्रेट हो गई। अगर असम को बांग्लादेश या पूरी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया होता एज ए ग्रुप और वो पाकिस्तान को दे दिया गया होता, उसमें नेहरू को कोई बहुत तकलीफ नहीं थी, श्रीमान नेहरू को इसमें बहुत तकलीफ नहीं थी। तो गोपीनाथ बारदुलाई के साथ उनकी थोड़ी सी चर्चा भी, थोड़ी बहस भी हुई। नेहरू की मंशा ये थी, कहना था कि अगर असम के लोग, वहां के लोग अगर देश की आजादी के लिए बलिदान दे देते हैं तो कोई बात नहीं, बलिदान दिया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, ये अहिंसक लोग हैं और बलिदान देने की बात कर रहे हैं, ये नेहरू ने कहीं पर नहीं, नेहरू को छोड़ के सर कोई और बलिदान, सब लोग बलिदान दे दें, ये परिवार बलिदान नहीं देगा। हाँ, इनकी सत्ता के लिए सब लोग बलिदान देते रहे हैं बस। जी। हाँ, तो वो योजना ये थी कि अगर वो स्कीम सफल हो जाती कि असम चला जाता है इनके साथ, तो असम की ये हिल स्टेट्स को लेकर के एक एनक्लेव बनाए थे और एक ईसाई राज अस्तित्व में आ जाता। अब वो फाइलों में सेफ रहा, तो अब इन लोगों को जब म्यांमार की दशा खराब होने लगी, टूटने के कगार पर आ गया, तो वो फाइलों से निकाल करके उन्होंने कहा कि भाई एक ईसाई देश यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको बनाने के बारे में हमारे अपने मिशनरीज ने आइडिया दिया होगा, जो कि भारत में जगह जगह सक्रिय। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं, इसका रेफरेंस मैं इसलिए ले आया कि ऐसा नहीं कि मैं जो अभी कह रहा हूँ कि प्रोटेक्टोरेट का आइडिया या इनक्लेव का आइडिया या एक प्रोटेक्टेड हिंदू इनक्लेव का आइडिया, जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को लेकर के बन सकता था, और बांग्लादेश के, जो मैं बता रहा हूँ कि आप नक्शा देखेंगे तो आपको चटगांव का एरिया दिखता है, चटगांव पेनिसुला, जहां पर हिंदू की आबादी बाकी जगहों से ज्यादा थी। खुलना में ज्यादा थी, खुलना डिवीजन में और इस डिवीजन में। तो ये डिमांड हो सकती थी कि भाई यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे, जो 1.5 करोड़ की संख्या में हिंदू आज हो गए, उस समय कम रहे होंगे, तो ये हिंदू कहाँ जाएंगे जब इस तरीके का होस्टाइल माहौल है। ढाका में दंगे हो रहे हैं, या एक ही दंगे में 10,000 हिंदू मार डाला जा रहा है, तो हिंदू कहाँ जाएंगे। सरदार पटेल ने इसके बारे में कहा भी था, धमकी देते हुए, कि हम वो एरियाज आपसे ले लेंगे और उसको हम बनाएंगे हिंदुओं के लिए। तो नेहरू ने इसके बारे में बड़ी जबरदस्त सफाई दी थी कि नहीं नहीं, सरदार ने गुस्से में कह दिया था, वो कोई ऐसी बात नहीं। तो नेहरू की तो अप्रोच ही दूसरी थी, वो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए परेशान थे, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे थे कि पाकिस्तान ये बर्बाद ना होने पाए, ये डिस्टर्ब ना होने पाए। पता नहीं कौन सी क्या मानसिकता थी उनकी कि भाई अगर वो बर्बाद हो रहा है तो उसको आप रोक रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कश्मीर का एक अच्छा खासा सब, हाँ जी, एक छोटा इंसिडेंट याद आता है सर, डॉक्यूमेंटेड है कि 1956 में या 57 में कुछ फ्रेंच डेलीगेट आए थे एंड दे वेंट टू वाराणसी, काशी, मथुरा वगैरह भी, थोड़ा इंडिया घूमा उन्होंने, एंड देन दे रीच टू नेहरू एंड दे सेड कि ये प्रखर श्रीवास्तव जी बताते हैं सर, और नेहरू से उन्होंने कहा, फ्रेंच डेलीगेट ने, कि यू हैव अ वेरी रिच कल्चर, यू हैव अ वेरी रिच हेरिटेज, दिस दैट, भारत, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ दिस, इंडिया के पास बहुत अच्छी समृद्ध संस्कृति है, कल्चर है, और ये है, बहुत अच्छा है ये वो।
तो नेहरू ने सिर्फ एक लाइन बोली कि यू आर प्रेजिंग दोज थिंग्स व्हिच आई एम हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग। डॉक्यूमेंटेड है नेहरू का कि आप लोग उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे हैं जिसको मैं बर्बाद कर देना चाहता हूँ। क्या तकलीफ थी देखिए सनातन हिंदू से और पाकिस्तान से क्या मोहब्बत थी, ये तो उनकी आत्मा ही जानती है, या भगवान ही जानते थे। जी। जेके अच्छा सर, इसका गालब्रेथ कोर्स अमेरिकन करेक्शन क्या 47 की बात आपने की सर, मैं आपकी बात कंटिन्यू होते हुए मैं पूछना चाहूंगा, आपके आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था 1971 में भी ये कोर्स करेक्शन किया जा सकता था क्या सर? हाँ, किया जा सकता था। तो जेके गालब्रेथ की जो अभी आपने किस्सा सुनाया है, उसी कंटिन्यूएशन में कह रहा हूँ। जेके गालब्रेथ ने अपनी मेमोइर्स में लिखा है कि नेहरू ने उनसे पूछा एक दिन कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मैं ब्रिटिश राज का आखिरी वायसराय हूँ? तुम्हें लगता नहीं क्या हमें देख करके? अब आप सोचिए कि नेहरू उनसे कह रहे हैं और वो अपनी मेमोइर्स में लिख रहे हैं इस बात को। जेके गालब्रेथ जो भारत में एम्बेसडर थे, अमेरिकन एम्बेसडर थे। तो इस तरीके की सोच ये बात उस आदमी की साइकोलॉजी का पता देती है जो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो गया। तो हमारा ये कहना है कि एक जब एग्जाम्पल है, ब्रिटिशर्स प्रयास कर रहे हैं कि एक ईसाई इनक्लेव बन जाए, ईसाई देश बन जाए, तो हमारे यहाँ इसके बारे में कि जो हिंदू उस तरफ छूट गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 4-5 जिलों को लेकर के एक हिंदू स्वायत्त शासी इनक्लेव क्यों नहीं बन सकता? चिटगांव के एरिया में जिसमें हिंदुओं की बहुतायत थी और चिटगांव हिल्स में जो कि बुद्धिस्ट था, जहाँ की 90% बौद्ध थे, उन सब को लेकर के एक हिंदू इनक्लेव क्यों नहीं बन सकता? ये लेख इसके बारे में, इसके बारे में किसी भी कांग्रेसी लीडर्स ने इस विषय को जो मैं उठा रहा हूँ कभी भी आपने डिमांड सुनी होगी ना कोई बात सुनी होगी। ये वो ज्वलंत बात थी, ये उस समय आपका लॉजिक, आपका तर्क इस दिशा में जाना चाहता। आप इससे सिद्ध कर चुके, आपने परवाह नहीं की, उन हिंदुओं की परवाह नहीं की, जिसके कारण आज भाजपा सरकार को सीए जैसा कानून लाना पड़ रहा है कि भाई वो लोग जो कि प्रताड़ित हैं उस क्षेत्र में, उसके बाद उनके ऊपर जो बीती वो तो एक इतिहास है कि क्या बीता क्या नहीं हुआ, कितना बुरा हुआ उनके साथ, कितने महिलाओं के अपहरण हुए, कितने बलात्कार हुए, कितने फोर्सेबल धर्म परिवर्तन हुए। तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब में ही बांग्लादेश के बारे में लिखा है जो उन्होंने हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की, जहाँ पे 23% हिंदू थे वो आज की लज्जा। तारीख में घटकर 8% पर है। एक मिनट, वो 8% पर आ गए। और दूसरी बात, 1971 में आजादी के बाद 1991 का जो सेंसस हुआ उसमें हिंदू वहां पर थे 15%। सोचिए इस बात को, ये गंभीरता सोचने वाली बात है। 1991 में हिंदू वहां पर 15% बचा रहता है, आज की तारीख में 8%। तो 1991 के बाद ये एक्सोडस क्यों चल रहा है जबकि चारों ओर से हमने घेर रखा उस देश को? क्या कर रही सरकारें? ये हमारे इन राजनेताओं ने जो बैठ करके सत्ता की मलाई काटते हैं, क्या किया इन लोगों ने? एक डोज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, निवास करते जा रहे हैं, प्रताड़ना हो रही है वहां। क्या कर रहे हो भाई आप गांधी के इतने बड़े चेले हो गए थे। सरकारें चाहे कांग्रेस की गई, उसके बाद ये जनता दल आ गए, ये भी गांधी के चेले, उसके बाद जो आए वो भी गांधी के, सब तो गांधी के चेले ही बनते चले गए। उनको लगा कि यही सबसे अच्छा है, अगर हिंदू मारा जा रहा है तो उसको इग्नोर किया जाए, हम अपनी महानता हमें प्रदर्शित करनी, क्योंकि हिंदुओं की हत्या पर, हिंदुओं की लाशों पर हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी है। ये हमारी राजनीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देखिए साहब, इनके लोग मारे गए फिर भी ये आदमी बर्दाश्त कर गया। अरे तुम मारे जाते तब तो बात बनती। तो इस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे हिंदू समाज के लोगों की लाशों पर ये लोग नंबर स्कोर करते रहे, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करते रहे। ये इस तरीके की राजनीति देश में चल पड़ी है। इसकी शुरुआत 1947 से हुई। अगर आपने हिंदुओं की परवाह की होती, हिंदू समाज के लोगों की परवाह की होती, प्रताड़ित हिंदू समाज की, तो आपने उन क्षेत्रों में हिंदू इनक्लेव की स्थापना का फोर्सिबली प्रयास किया होता, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से किया होता। ये कश्मीर में कार्य आज भी आपने हो जो सकता है। आज भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस इशू को, जी। इसीलिए तो मैं उठा रहा हूं कि आपने डिमांड नहीं की। आप डिमांड तो करें, आप मांग तो करें कि भाई उन 5 जिलों को प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जाए, एक एनक्लेव का स्टेटस दिया जाए। बांग्लादेश की मैडम जो है शेख हसीना वाजेद, इनसे कहें कि देखिए हम चाहते हैं कि आप हिंदुओं का कंसंट्रेशन उस तरफ चिटगांव हिल स्ट्राइक की तरफ बढ़ाएं, जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सके। और जो जगह जगह बिखरे उनके पर अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है। इस्कॉन मंदिर पे आपको याद होगा 1-2 साल पहले की बात है,
किस तरीके से हमला हुआ, वहां के एक बड़े पुजारी को मार डाला गया और लोगों की हत्या की गई। इस्कॉन चूंकि स्ट्रांग संगठन है और हिंदुओं के लिए दुनिया भर में लड़ता है वो, तो उसने इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जो कि हमारा आम हिंदू आम बाबा लोग नहीं कर पाते, उनकी सोच ही नहीं। वो अपने जो सेल में घुस जाते, जो लोग पालघर तक नहीं गए वो इस प्रकार की कार्य कर पाते। तो हमारा ये कहना है कि उस प्रताड़ना से लड़ने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को खड़े होकर लड़ने की आवश्यकता है। तो ये है, तो ये जब तक ये डिमांड नहीं होगी, और ये डिमांड भारत की तरफ से होनी, हमारी सरकार की तरफ से होनी, ये इश्यू बनना है कि भाई वो 1.5 करोड़ की आबादी है, उसको सुरक्षित किया जाना है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये दंगों फसाद का माहौल, उनका जब दुर्गा पूजा में परेशानियां, बलात्कार का माहौल जो बना हुआ है, ये हिंदुओं को हम लोग एक क्षेत्र में कंस्ट्रेंट करने की व्यवस्था दीजिए, जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। फिर देखते हैं कि ये मैडम क्या कहती हैं, शेख हसीना क्या कहती हैं, या पाकिस्तान की सर लैंड सरकार क्या स्वैप कर कहती है। लिया जाए। अभी सर पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे एरिया हैं जो पूरी तरीके से काफी हद तक मालदा वालदा है, मुर्शिदाबाद है, जो पूरी तरह मुसलमान हो गए हैं। हम कह रहे हैं भैया तुम हाँ, ये एरिया ले जाओ, यहाँ से हिंदू हम अपने यहाँ पश्चिम बंगाल नहीं, में भर ले रहे हैं। वो चटगांव वाला न्याय पूरा न्याय एरिया हमको दे दो। नहीं, नहीं, वो न्याय चटगांव के वाला चक्कर में पूरा एरिया सर वैसे भी तो त्रिपुरा मिजोरम से घिरा हुआ ये है बेचारा पूरा। ये थोड़ी सी बात इससे मैं डाइग्रेस करूंगा। ये कोई स्वैपिंग जी। नहीं, कतई कोई स्वैपिंग नहीं। स्वैपिंग किस बात की भाई? हम प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? हम्म। स्वैपिंग किस बात की? जो प्रताड़ित हो हम्म। रहा है समाज, उसको आप सुरक्षित कीजिए। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। हम ऑटोनॉमस एरिया चाहते हैं। उनको आप वहीं अपने ही देश में आप इस प्रकार की व्यवस्था दीजिए कि वो अपना प्रशासन, अपनी व्यवस्था स्वयं देख सके, और उनमें हम्म। कोई दखल न दिया। वो आपके यहाँ एक ऑटोनॉमस स्टेट के तौर से रहें, ये हमारा कहना है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वगैरह में हम लोग जब डिमांड करेंगे तो ये बात समझी जा सकती है कि ये प्रताड़नाएं हैं, इतने केसेस हैं, इतने मामले चल रहे हैं, जहां पर एक एक आदमी की हत्या को लेकर के यूनाइटेड नेशंस इश्यू बनाता है। कहीं पर पश्चिमी क्षेत्र में उनकी उनकी आवाज सुनता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को प्रताड़ित करके मार दिया गया, और हजारों लाखों शरणार्थी यहाँ पर भारत में आ रहे हैं, अब आते चले जा रहे हैं। तो कम से कम मैं बता रहा हूँ कि जो फिगर है वहां पे पाकिस्तान की, 500 से 600 लड़कियों का अपहरण होता है वहां हर साल, हर साल। तो ये मामूली फिगर है क्या? इसके बारे में कभी उठाया है किसी सरकार ने? उठाया है इशू? ये सर जिन हमारी बच्चियों की सरकारों ने उठाया है issue? 13 साल 14 साल की हो जाती हैं, उनको उठा के जबरदस्ती बुड्ढे जो है अपने घर में हाँ रख लेते हैं, और वहां की जुडिशरी भी फैसला दे देती है कि नहीं ये अब तो कन्वर्ट हो गई है, ये तो अब इन्हीं की हो गई है। भाई, वो तो देगी ही, वो तो उनकी जुडिशरी है, वो तो उनकी जुडिशरी वो देगी। आपने क्या किया? हमारे लोगों ने क्या किया? हमारी जो लोग सत्ता में बैठे हुए इतने वर्षों से, इतनी सरकारें, इतने नेता, इतने प्रधानमंत्री, आपने आवाज उठाई कभी? उन प्रताड़ित बच्चियों की, महिलाओं की, लड़कियों की आवाज उठाई कभी? कभी नहीं उठाई। किसी न जाने कौन सी तकलीफ हो जाएगी इससे कि अगर आप उनकी बात को लेकर के आप इशू उठाएंगे और उसके बाद इसको लेकर के चलेंगे मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर। तो ये है, उनको जो है कांग्रेसियों की बात समझ आती थी कि वो सोचते थे कि हमारी इंटरनल जो है वोटिंग का पैटर्न, जिसमें कि हमारे मुसलमान हमारे साथ हैं, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन भाजपा सरकार को क्यों इस मामले में इस प्रकार से सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, आपको क्यों उन हिंदुओं के बारे में परवाह नहीं करना चाहिए? ये मुझे जी कई बार आश्चर्य बिल्कुल होता सर। है कि ये एक इश्यू बनना चाहिए और इश्यू बनाया जाना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। जी। जी। पाकिस्तान ने और इसमें सर। 4 बार इस देश पे जी। हमला किया है, एक बार। पाकिस्तान ने हम्म। इस देश में 4 बार हमला किया। हम भी एक बार हमला करके देख लेते। भाई, ऐसा क्या है कि हम हमेशा मार खाने के लिए बने हैं? हमेशा वही हमला करेगा? हमारे इश्यू इतने बड़े-बड़े हैं। क्या परेशानी थी अगर हम लोग बांग्लादेश युद्ध के से पहले ये कह देते कि भाई ठीक है, हम आज़ादी के आंदोलन हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आप हिंदू क्षेत्र को सिक्योर कर दीजिए पहले। वहाँ पर हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र में हिंदुओं को, जो हमारे शरणार्थी यहाँ पे भारत में आ गए 1 करोड़ के आस-पास, जिसमें से 70 लाख हिंदू हैं, उनको हम लोग वहाँ पर चटगाँव क्षेत्र में भेज रहे हैं। क्या आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपकी सोच नहीं थी, आपकी थिंकिंग ही नहीं थी, आपकी परवाह ही नहीं थी अपने लोगों के लिए। आपने आज़ादी का आंदोलन चलाया, उसके बाद सत्ताओं में काबिज़ हो गए। आपने कभी भी उस क्षेत्र के लोग, क्षेत्र की तरफ पलट करके देखा नहीं, इनका क्या हाल है? उनको लावारिस मान लिया। गांधी जी कहते हैं कि तुम क्या करने के लिए यहाँ आ गए? वहीं पे लड़ते हुए मर क्यों नहीं गए? गांधी जी के बयान है, शरणार्थियों से कह रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। गजब की बात है।
वो लड़ते हुए मर क्यों नहीं गए? जिसकी माताएं, बहनें, बेटियां सब लूट ली गई हैं, बच्चे आ रहे हैं, कुछ कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं जिंदा किसी तरीके से, उनके आप ये भाषा बोल रहे हैं। तो इस तरीके पर के वो तो लोग हमारे देश के सत्ताओं में आ गए थे। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू एन्क्लेव की डिमांड उठाई जाए बांग्लादेश में भी, जहाँ पर कि ऑटोनॉमस एरियाज हिंदुओं के लिए बनाया जाए, जो प्रताड़ित समाज वहाँ का है। और ये इस देश की जी, पॉलिसी में हमारी एक नीतिगत निर्णय इस देश में लिया जाना चाहिए। जी। बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है और भाजपा सिर्फ एक भारत की राजनीतिक पार्टी नहीं है, भाजपा भारत की संघ से आती है और संघ स्वयं को सांस्कृतिक कहता है और संस्कृति तो भारतीय की है ना, हिंदू हिंदू संस्कृति ही तो है जिसके आप कर्ता धर्ता हैं, जिसके लिए आप जिसको बचाने के लिए आप स्वयं राजनीति में आते हैं और अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहते हैं। आप किसी भी विदेशी विचार, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या इस प्रकार के सेकुलरिज्म को आप ओढ़ते नहीं है, आप भारतीय सनातन को ओढ़ते हैं, बिचाते हैं, दिखाते हैं। तो उन हिंदुओं के बल पर ही तो, और हिंदुओं के लिए आप खड़े और होंगे ये तो क्यों नहीं खड़े हो सकते। जी, इश्यू ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है। एग्जैक्टली। ये इश्यू एक मानवाधिकार का इश्यू है और एक संस्कृति का इश्यू है, जिसके बारे में यूनेस्को वगैरह जो है अभियान चलाते हैं। हमारे क्षेत्र हैं, वो हिंदू क्षेत्र हैं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। ये यूनेस्को का एक बिल्कुल, कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित करने की बात है। और साथ ही साथ बिल्कुल सही बात। ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है कि उनकी महिलाएं, उनकी बेटियां, बहनें हमेशा अपहरण का शिकार हो रही हैं और दुनिया में किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और हम भी नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी और बात सर है। मेन बात यही है कि गांधी परिवार से तो कोई उम्मीद कर नहीं सकता। वो लोग तो पूरी तरह मुसलमान वोट बैंक के समर्थन में खड़े हैं और उनकी सारी घटिया हरकतों पर पर्दा डालने के लिए वो और उनका पूरा इकोसिस्टम तैयार है और सदैव से यही करता रहा है। पर आपकी जिम्मेदारी, भाजपा की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बनती है कंपेरेटिव टू, आप सिर्फ देश को एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। आप भारतीय समाज के सिविलाइजेशनल चैंपियंस हैं आप। ये बात इन लोगों को समझनी हाँ, चाहिए और आपका ये सिविलाइजेशन भारत की बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी जाता है। मुझे लगता है आप शायद ये भी बात कहना चाह रहे थे कैप्टन साहब। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उस बात को हम जी लोग सर। टेकअप कर सकते हैं। देखिए, इश्यूज में एक ये आपका मेजर अगर आपका थ्रस्ट हो जाता है, तो बाकी चीज़ें अपने साथ आ जाती हैं। जी, नहीं आपने बहुत सही बात तो बताई ये सर और ये एक नया आइडिया भी दिया कि भैया आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज को तो केटर कर ही रहे हैं, बाउंड्री के अंदर जो है आप सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हिंदू सनातन बाहर क्यों भाई, विदेशों के हिंदू तो आपके होते हैं ना। आप यमन से, इराक वॉर से, यूक्रेन वॉर से क्यों लेके आ रहे हैं? वो तो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो आपके नागरिक हैं। या बाकी लोगों को भी निकालते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे निकालते हैं। तुर्की में आपके लोग जाते हैं जब भूकंप आता है, नेपाल में, हर जगह आपका इंडिया सबसे पहले आप पहुंचते हैं। तो आप कम से कम बांग्लादेश के में जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, इनके लिए भी तो हम पहुंच सकते हैं। और ये बहुत सही बात आपने सही डिमांड भी आपने उठाई है सर। हम चाहेंगे इस पर हम लगातार भी चर्चा करते रहें, आगे भी बात करते रहें और शायद इंसिडेंट्स बढ़ेंगे ऐसे, उसमें आपके इस आइडिया की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ेगी। कैप्टन साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, अपने विचार, अपनी पीड़ा भी जाहिर करने के लिए और अपने सॉरी आइडियाज भी शेयर करने के लिए कि व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट वी आर कैपेबल एंड व्हाट वी शुड डू। व्हाई शुड वी ओनली लुक इनसाइड, वी शुड आल्सो गो आउटसाइड। अमेरिका पूरी दुनिया में घुस के बस बम मार रहा है, हम सही काम के लिए तो आगे बढ़ सकते हैं ना, लोगों को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल करना चाहिए और अपने आप को हम भारत उतना ताकतवर है। तो कैप्टन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, थैंक यू सो कृपया इस मच, विषय पर धन्यवाद। अपनी राय बहुत-बहुत हमें कमेंट धन्यवाद में आपको। जरूर बताएं और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जरूरी बातें, जरूरी आइडियाज कैप्टन साहब ने हमसे विक्रम सिंह साहब ने हमसे साझा किए हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।